नमस्कार। हमारे साथ आज जमशेदपुर के डॉक्टर सौरभ बैनर्जी है, जो कि ओमकारानंद के एमडी है। उनके साथ हम बात करेंगे कोरोना को लेके। कोरोना जिसको लेके लगातार पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व के लिए एक अभी सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। तो इसको लेके हम बहुत सारी जानकारियां उनसे लेंगे और पूरा A to Z आपको हम बताने का प्रयास करेंगे डॉक्टर साहब के माध्यम से कि क्या कुछ है और क्या कुछ हम लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए, या फिर किन के लिए क्या कुछ इफेक्टेड है, या फिर कौन सी पीढ़ी या कौन से लोग इससे ज्यादा इफेक्टेड हो सकते हैं, या फिर हम कोरोना से कैसे बच सकते हैं और दूसरे को भी बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। आपसे सबसे पहला सवाल ये था कि ये जो कोरोना है, ये क्या है? आप इसको थोड़ा सा डिफाइन कर पाए ताकि हमारे जो दर्शक देखने वाले हैं उनको अच्छे से क्लियर होकर समझ पाए। देखिए, ये कोरोना एक ग्रुप ऑफ वायरस का एक नाम है। ठीक है, मेडिकल साइंस में इस तरह से नाम दिया जाता है। जब भी कोई नया वायरस आता है या डिटेक्ट होता है तो उसको उसके अपीयरेंस के हिसाब से वो कैसा दिखता है उस तरह से उसको एक नाम दिया जाता है। तो ये वायरस जो है, ये एक क्राउन जैसा शेप है। इसका आकार जो है क्राउन जैसा है, चारों तरफ से इस तरह से निकला हुआ है उसमें, इसीलिए उसको एक कोरोना नाम दिया गया है। और इसको हम लोग कोरोना वायरस डिजीज या कोविड-19, क्योंकि ये 2019 में डिटेक्ट हुआ था पहली बार, तो उसको कोविड-19 हम लोग बोलते हैं। तो एक ग्रुप ऑफ वायरस है जो कि खासकर आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को, जो सांस लेने का जो लंग्स है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, उसको ये असर करता है। और इससे ज्यादातर लोगों को ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो जाती है। तो यही इसका बेसिक एक जनरल पहचान है। और इसका जो इन्फेक्ट करने का या लोगों को जिस तरह से तकलीफ होती है, मेन सांस लेने में ही इससे दिक्कत होती है, यही इसका रिप्रेजेंटेशन है, क्लिनिकल रिप्रेजेंटेशन। चलिए, ये तो है। हाँ डॉक्टर साहब, इसके अलावा एक और हमारी क्वेश्चन थी, ये कोरोना आखिर फैलता कैसे है? देखिए, ये सबसे पहला चीज है कि ये कोरोना दो तरह से मेन इसे ये फैल रहा है। पहला चीज जो है, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट मोड ऑफ ट्रांसफर या एरोसोल के माध्यम से फैलता है। तो एरोसोल पैदा होता है जैसे हम बात कर रहे हैं, तो कभी कभी बात करते समय हमारे मुंह से थूक निकलता है। तो ये थूक जो बड़ा पार्टिकल होता है वो तो जल्दी से नीचे गिर जाता है, पर उससे भी महीन पार्टिकल्स पैदा होते हैं। एयर और थूक का मिश्रण बनके वो एक मॉइस्चर के जैसा चीज बनता है जिसको एरोसोल बोलते हैं। वो काफी दूर तक वो फैलता है, तो इसको ड्रॉपलेट इन्फेक्शन भी हम लोग बोलते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये तो एक ट्रांसमिशन का तरीका हुआ। दूसरा ट्रांसमिशन इसका है कांटेक्ट से या सरफेस कंटामिनेशन से। जैसे मान लीजिए जिनको ये इन्फेक्शन है, वो अगर अपने मुंह में हाथ लगाए तो उसके हाथ में वो वायरस आ गया, उंगली में, वो उस हाथ से अगर कहीं भी वो टच करता है, जैसे कोई टेबल के ऊपर में टच किया, कोई डोर हैंडल को टच किया, कोई नल के नॉब को टच किया, तो वहां पे वो वायरस सस्टेन करता है। और इस वायरस का एक सबसे खासियत बात क्या है, काफी देर तक ये सरफेस पे सस्टेन करता है। ये एक इसकी चीज है। दूसरे वायरसेस से इसका साइज और वेट ज्यादा है, इसलिए ज्यादा दूर तक भी ये फैलता है। तो इसका मेन दो तरह का स्प्रेड हो गया, एक एरोसॉल या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, दूसरा सरफेस कंटामिनेशन। ये दो चीज इसका मोड ऑफ ट्रांसफर है। तो इसीलिए हम लोगों को बार बार एक चीज बताया गया इससे बचने के लिए कि आप जो है मास्क पहनिए, या आप छींकते समय खांसते समय मुंह को अपना ढक लीजिए ताकि वो एरोसोल बाहर नहीं जाए। दूसरा, आप कोई भी जगह को मत छूइए, अपने मुंह को भी मत छूइए, या कोई भी जगह को छूते हैं आप अनजान, आप तुरंत हाथ धोइए, ताकि जब भी आप गलती से अपना मुंह वगैरह को, आंख को छूते हैं तो वो वायरस आपके अंदर ना जाए। तो ये इसका मेन स्प्रेड ऑफ मोड ऑफ स्प्रेड है। डॉक्टर साहब, एक ये और हमारा अगला सवाल ये भी था कि इसके अलावे भी बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे देश में आई, पर लेकिन ये जो आज जो कोरोना के चलते लॉकडाउन या फिर जो इतनी बड़ी महामारी का रूप जो लिया है, इसका क्या कुछ कारण है? हाँ, मैं अगर सही समझू तो आप ये पूछ रहे कि इससे इसी के जैसा और भयानक इन्फेक्शियस डिजीजेस भी हैं, तो ये ज्यादा बिल्कुल करके बिल्कुल। क्यों इतना ज्यादा। हाँ, देखिए, हम जानते हैं कि
अगर हम इन्फेक्शियस डिजीजेस की बात करें तो HIV है, इबोला है, हेपेटाइटिस बी है, सर्स है, मर्स है। तो इस तरह के बहुत ज्यादा भयानक बीमारियां भी पहले हुई है। और इसका जो मोर्टेलिटी रेट है, मोर्टेलिटी का मतलब डिजीज होने से जितने लोगों का डेथ होता है उसको मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। तो मोर्टेलिटी रेट इन सब डिजीजेस का इससे काफी ज्यादा है, जबकि कोविड-19 या कोरोना वायरस से जो मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत कम है, करीब 3%। एवरेज जो है करीब 3% का है। बाकी HIV, इबोला, मर्स, इस सब के आप अगर वो देखेंगे, मोर्टेलिटी रेट देखेंगे तो काफी ज्यादा है। लेकिन मोर्टेलिटी रेट कम होते हुए भी ये भयानक इसलिए हो गया है कि इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो बहुत ही खतरनाक है और लोगों के रोजमर्रा जिंदगी को अफेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको HIV इन्फेक्शन अगर आपको होना है तो डायरेक्ट कोई भी चीज आपके ब्लड के अंदर में घुसेगा तभी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। या हेपेटाइटिस बी है तो कोई चीज आपके ब्लड के अंदर में डायरेक्टली जाएगा तभी वो हो सकता है, जैसे निडल या कोई चीज अंदर आपके बॉडी में चुभ गया जो ब्लड के अंदर चला गया, ऐसे चीजों से आपको वो इन्फेक्शन हो सकती है। किसी के छू देने से आपको HIV नहीं हो जाएगा, या किसी के छू देने से या कोई जगह को छू देने से आपको जो है ये इन्फेक्शन नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, आप कहीं भी जा रहे हैं, जैसे आप एक बस में ट्रेवल कर रहे हैं तो बस में आप चलते समय बस हिल रही है, आप कोई चीज को पकड़ नहीं सकते। पकड़ने के बाद गलती से अगर आप मुंह में हाथ दे दी तो अगर वहां वायरस हुआ होगा तो सीधे आपके अंदर आ जाएगा। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसको भयानक बना दे रहा है। आप पब्लिक स्पेस में लोगों के आसपास नहीं आ सकते, ठीक है। कोई बात कर रहा है, अगर उसको अगर है वो इन्फेक्शन तो तुरंत आपको हो सकता है। तो इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इसको भयानक बना रहा है, इसका जो स्प्रेड होने का तरीका है इसको भयानक बना रहा है। और इसीलिए, और इसका रेट ऑफ इन्फेक्शन भी इसलिए ज्यादा है क्योंकि देखिए ब्लड रिलेटेड प्रोसीजर, जैसे कितने लोग दिन भर में इंजेक्शन ले रहे होंगे। जब से HIV आया तब से देखिए डिस्पोजेबल इंजेक्शन आने शुरू हो गए। इससे पहले वो बॉयल किया हुआ इंजेक्शन यूज होते थे, लेकिन अभी डिस्पोजेबल यूज होता है उसके बाद से। तो जब से वो हुआ ये टोटली ये चीज कंट्रोल हो गई। लेकिन ये इतना भयानक नहीं है, ये बहुत सिंपल तरह से कंट्रोल हो गया है। लेकिन ये जो है कोविड, ये ऐसा है कि आप समझ ही नहीं सकते आपको कहां से होगा। आपके बगल से कोई गुजर गया, गलती से खांस दिया होगा, छींक दिया होगा, गलती से वो एक ड्रॉपलेट आपके अंदर चला गया, आपको हो सकता है। तो ये इतना भयानक है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा लोगों के बीच में भयानक भी है और ये बहुत तेजी से फैलता भी है, क्योंकि आप अनजाने हुए कुछ कुछ एक्टिविटी करते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई जगह हाथ लगा दिए, वो हाथ आप गलती से मुंह में लगा लिए, अगर वहां पे रहा होगा वायरस तो तुरंत आपके अंदर आ जाएगा। तो इसीलिए इस डिजीज में जो है हम लोग प्रिवेंशन के बारे में जो कहते हैं कि आपको दूरी बना के रखना है लोगों से, आपको मुंह में हाथ नहीं लगाना है, बार बार हाथ धोते रहना है। तो ये सब चीजें इसके लिए इम्पोर्टेंट है। और डॉक्टर साहब, आप ये जो बता रहे थे कि दूरी बना के रखना है, तो एक नॉर्मल कितनी दूरी हमारे लिए सेफ रहेगा कि हम एक से दूसरे दूरी में कितने की दूरी रखें एक दूसरे में आपस से, ताकि लोग देखिए सुरक्षित जो अधिक WHO महसूस का करें? भी गाइडलाइंस है, हाँ, जो WHO का गाइडलाइंस है वो आपको कहता है कि आपको कम से कम 1 मीटर का दूरी बना के रखना है। कम से कम 1 मीटर मतलब 3.5 फीट से थोड़ा ज्यादा, ये तो ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस आपको मेंटेन करना है। इससे जितना ज्यादा आप रखेंगे वो आपके लिए उतना ज्यादा फायदा है। क्योंकि अगर कोई आदमी छींकता है या कोई आदमी खांसता है तो वो वायरस काफी दूर तक ट्रेवल करता है। अभी जो रिसेंट कुछ डिटेल्स सामने आई हैं डॉक्टर्स के रिसर्च से कि ये जो है नॉर्मल ब्रीदिंग से भी फैल रहा है। जैसे हम सांस ले रहे हैं, तो जब हम सांस लेते हैं, अगर आप कोई कांच अपने नाक के सामने या मुंह के सामने रखिएगा तो देखिए उसमें कंडेंसेशन होकर भाप बनता है। इसका मतलब बिल्कुल क्या बिल्कुल। है, आपके मुंह से भाप निकल रहा है, आपके वहां पे मॉइस्चर क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ बिल्कुल तक कि ये नॉर्मल ब्रीदिंग और नॉर्मल बात करने में के प्रोसेस में भी ये वायरस फैल रहा है। तो आपको ये आप समझ सकते हैं कि ये कितना भयानक है। तो आपको दूरी मेंटेन करना है, कम से कम जो गाइडलाइन है वो 1 मीटर का है, 3.5 फीट से कुछ ज्यादा। आप और ज्यादा रखेंगे तो और फायदा है। इसके अलावा एक के साथ में ही क्या पसीने से भी ये फैलने की कुछ चांसेस है क्या? हाँ, ये अभी रिसेंटली ये भी डिटेल आया है सामने में कि जब हम
मान लीजिए कोई मॉर्निंग वॉक कर रहा है या कुछ भी एक्टिविटी कर रहा है, दौड़ रहा है, जॉगिंग कर रहा है या कुछ भी, तो अभी तो गर्मी का दिन है तो लोगों को डेफिनेटली पसीना आएगा, बॉडी में हीट पैदा होगा। तो जो बॉडी में हीट पैदा होगा वो बॉडी से जो है आपका एक भाप चारों तरफ निकलती है, एक ह्यूमिड क्लाइमेट चारों तरफ बनता है, उस ह्यूमिड चीज से भी ये वायरस फैल रही है। तो अगर बहुत करीब से आप पूरी तरह से मेहनत कर रहे हैं, पूरा एक्टिविटी कर रहे हैं और आपके जस्ट बगल से अगर कोई निकल जाता है और आपके अंदर में अगर वो वायरस है तो वो उनको पकड़ सकता है, क्योंकि ये सरफेस कंटेमिनेशन से फैलता है। वो मान लीजिए उनके बॉडी में जाकर के वो बैठ गया, वो बंदा अनजान है, वो घर गया, वो कपड़ों को उतार के मान लीजिए कोई जगह में रखा, जहां रखा वो जगह कंटामिनेट हो गया, गलती से वहां से हाथ लग करके मुंह में या कहीं में गया तो आप इन्फेक्ट हो सकते हैं या घर में कोई और इन्फेक्ट हो सकता है। ठीक है, ये चीज। और डॉक्टर साहब इसके अलावा सतर्कता बरतने को लेकर, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि आप किसी भी तरह के, चाहे वो गमछा हो, रुमाल हो, आप अपने मुंह फेस को कवर करो ताकि आपको वो और ज्यादा सुरक्षित रख सके। तो इस संबंध में बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी कंफ्यूजन है कि मास्क कौन सा पहने या कौन सा हम लोगों को कितने फायदेमंद रहेगा, तो इस संबंध में कुछ आप बताइएगा। देखिए, इसमें बहुत सारा टेक्निकलिटी है, इसको जितना सरल रखा जाए उतना अच्छा है। सबसे आसान तरीका है कि अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप हाथ रख लीजिए मुंह पे। अगर आप खांस रहे हैं या किसी से बात भी कर रहे हैं तो मुंह पे इस तरह से हाथ रख के आप बात कीजिए या सांस लीजिए। बेटर है अगर आपके पास में रुमाल वगैरह है तो। लेकिन ये आप सोचिए कि रोज अगर आप हमको अगर हर दिन ये काम करना पड़ा तो दोनों हाथ को एंगेज करके रखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो हम एक रुमाल बांध सकते हैं, सिंपल से सिंपल तरह में हम एक रुमाल मुंह की तरफ में बांध सकते हैं। तो जो भी हमारे मुंह से वेपर निकल रहा होगा, जो भी ड्रॉपलेट क्रिएट हो रहे होंगे, वो उस चीज में रुक जाएगा। ये सबसे बेसिक चीज है। अगर आप मास्क यूज करना चाहते हैं तो बेसिक मास्क मार्केट में अवेलेबल है। आज के डेट में हर तरह का मास्क अवेलेबल, आप कोई भी मास्क यूज कर सकते हैं। ये आम पब्लिक के लिए है। आम पब्लिक जो रोजमर्रा का काम करने के लिए घर से बाहर जा रहे हैं, वो कोई भी एक बेसिक मास्क वो पहन सकते हैं, कुछ भी पहन सकते हैं वो, जो इजीली उनको अवेलेबल है और सिंपल खर्च में। मास्क का सब टेक्निकलिटी मैं बढ़ता है अपने पास उनके में, लिए जो लोग हेल्थ। हाँ बोलिए। हमारे पास एक मास्क है जो नॉर्मली मैं ऐसे लेकर रखा था ताकि मैं दर्शकों को और आपको दिखा सकूं। क्या यह मास्क हाँ दिखाइए। चलेगा हाँ नॉर्मली, बिल्कुल पहन सकते हैं। हाँ यदि हम बिल्कुल घर से बाहर चलेगा। निकलते हैं तो? देखिए मास्क का क्या है, बिल्कुल बिल्कुल चलेगा। लेकिन मास्क को जैसे आप अपने पास कम से कम 2 या 3 पीस मास्क रखिए। एक मास्क को अगर आप पहन करके आए घर बाहर से अंदर, उसको तुरंत आप धोइए, तुरंत उसको आप धो दीजिए। इसके इसके विषय में मैं कुछ चीजें और बताऊंगा अंतिम में। मुझे एक बार बताइएगा कि जो घर से बाहर जाकर के अंदर आते हैं उनको क्या क्या प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए, वो मैं बताऊंगा। अभी मास्क के लिए जब मैं बता रहा हूँ, तो ऐसा अगर आप मास्क यूज कर रहे हैं, कोई भी मास्क यूज कर रहे हैं, तो उसको आप 2 या 3 आपको पीसेस रखना है कि आप जैसे बाहर आए, एक मास्क को आप धोने के लिए डाल दीजिए, दूसरा नया मास्क आप पहन लीजिए जब आप बाहर जाएंगे तब। ठीक है। तो मास्क जैसे आप बाहर गए आए, उसमें मॉइस्चर कलेक्ट होता है, कपड़े का चीज है, मॉइस्चर कलेक्ट होता है, तो उसको आपको तुरंत धो लेना है, क्योंकि आपको तो पता नहीं है उस मास्क में कुछ लगा होगा कि नहीं लगा होगा, ये आपको नहीं पता है। तो बेस्ट है आप उसको तुरंत जो है आप उसको हल्का गर्म पानी में जो भी डिटर्जेंट है उसको दे करके आप इसको धो लीजिए। ये तो मास्क का हुआ। टेक्निकल चीज ये है कि जो लोग डॉक्टर्स हैं, जो लोग सस्पेक्टेड पेशेंट या कंफर्म्ड केसेस के बीच में काम कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में, उनके लिए कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है मास्क का जो वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये उनके लिए है जो लोग की ऑलरेडी एक मतलब हॉट एरिया में है, जहां पे कंफर्म्ड केसेस या तो हाई नंबर ऑफ सस्पेक्टेड केसेस हैं, वहां पे कुछ स्पेसिफिक मास्क होते हैं जिसको हम लोग रेस्पिरेटर्स भी बोलते हैं। वो सब चीजें वहां पे वो लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आम पब्लिक के लिए वो जरूरत नहीं है। आम पब्लिक के लिए जस्ट वो अपने चीज को जो है अपने तक ही सीमित रखें। एक बैरियर जैसा इस्तेमाल करने लायक कोई चीज होना चाहिए। हाँ, ये तो हो गया हम लोगों के मास्क के संबंध में। आई थिंक मुझे लग रहा है कि इतनी सारी बातों में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी जो उनकी कंफ्यूजन थी मास्क को लेके या फिर उन बीमारी को लेके या कोरोना के संबंध में, तो हमको लग रहा है कि बहुत सारी चीजें उन लोगों को क्लियर हो पाएगी। इसके अलावा यदि मान लीजिए बहुत लोग, अभी क्या हो रहा है कि कोई हमारे आसपास में खांस भी दे रहे हो तो हम लोगों के मन में या लोगों के मन में एक डर आ गया कि क्या इसे कोरोना हो गया है।
तो मतलब लोगों के मन में जो वो डर है कि हाँ इसे हुआ है या नहीं हुआ है, तो इसको पहचानने के लिए क्या कुछ तरीका या फिर कुछ आपके पास जानकारी हो तो आप बताएं। देखिए, ये सबसे पहले जो है, एक आध खांसी। हाँ, जी सर, जी आप कुछ बोलिए। बोलना चाहते हैं? हाँ सर, बोल हाँ, लीजिए बोलिए। सर। जी। अच्छा, देखिए, इसको लेकर एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि एक आध खांसी या एक आध छींक आम सी चीज है। ये हमेशा किसी को आ सकती है। एक बार थोड़ा आप खा खा करके खांस लिए, एक बार कभी खांस लिए, एक बार कभी छींक लिए, थोड़ा सा गला में खराश आ गया, छींक लिए, खांस लिए, ये नॉर्मल सी चीज है। लेकिन अगर कोई कंटिन्यूअस खांस रहा है, खा 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 करके खांसे जा रहा है, कुछ देर तक खांसे जा रहा है, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा कंसर्न होता है। सबसे पहले तो जो भी खांस रहे हैं उनको जिम्मेदारी खुद की लेनी चाहिए कि भाई अगर हमें हमसे किसी को ना हो, उसके लिए वो अपना जो भी है मास्क वगैरह पहनना, अपना प्रोटेक्शन वो रखें और पब्लिक प्लेसेस में जाने से बचें। अगर उनको सही में लगता है कि उनको खांसी हो रहा है कंटिन्यूअस, देखिए, मैं बहुत चीज को साफ करना चाहता हूँ यहाँ पे। एक आध खांसी किसी को कभी आ सकती है, वो बहुत बड़ी चीज नहीं है। जैसे कभी आप दिन में एक बार गले में थोड़ा खराश आ गया, आप एक बार खांस लिए, फिर कई घंटों तक आपको कुछ खांसी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर कोई बंदा घंटे भर में 30 40 50 बार खांस रहा है, तो ये उनको सोचना चाहिए कि डेफिनेटली उनमें कुछ, जरूरी नहीं है कि कोरोना ही हो, जरूरी नहीं है कि कोरोना ही हो। हर खांसी सर्दी में लोग को कोरोना ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, जो करंट सिनेरियो है उसमें उनको सतर्कता जरूर बरतनी चाहिए। अगर उनको खांसी वगैरह हो रहा है कॉन्स्टेंटली, तो उनको चाहिए कि वो अपने घर में ही रहें, घर से बाहर ना निकले। यहाँ तक कि घर के लोगों से भी थोड़ा दूरी बना के रखे। एक रूम में वो खुद रहे, दूसरे रूम में दूसरे। अगर ये खांसी कंटिन्यू होता है तो उनको चाहिए कि वो ऑब्जर्व करें कि उनको बुखार आ रहा है कि नहीं। अगर खांसी के साथ बुखार भी हो रहा है, तब ये थोड़ा सा मैटर सीरियस हो जाता है। उनको चाहिए कि वो अपने जो भी डॉक्टर है हॉस्पिटल में जा करके वो परामर्श लें कि उनको क्या दिक्कत है। ठीक है, तो ये चीज हाँ हाँ बहुत डॉक्टर साफ है। साहब, हाँ, बोलिए। डॉक्टर साहब हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश जी है, वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे थे। हाँ राजेश जी पूछिए ना। जी डॉक्टर साहब, मेरा ये सवाल था, क्योंकि मैं अगर झारखंड की परिप्रेक्ष्य में बात करूं, मैं क्योंकि मुंबई में हूं, और झारखंड की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वहाँ के वेदर को लेकर, क्योंकि वहाँ बारिश भी कभी कभी हो रही है, तो ऐसे में क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से सर्दी होना, जुकाम होना, ये बहुत आम बात हो जाती है। तो ऐसे में एक कहीं ना कहीं लोगों में भय का माहौल हो जाता है कि मुझे सर्दी है, बुखार है। तो ऐसे में क्या सिम्टम्स, कैसे पता करें कि वो कोरोना नहीं है, वो नॉर्मल सर्दी खांसी में और कोरोना में क्या डिफरेंस है? जी। देखिए, जो इनिशियल सिम्टम्स हैं जी। वो नॉर्मल फ्लू के जैसे ही होते हैं। ठीक जी। है, जो इनिशियल सिम्टम्स है वो लगभग नॉर्मल फ्लू के जैसे हैं। जैसे आपको खांसी हो सकता है, जुकाम हो सकता है। हालांकि जुकाम कोरोना में बहुत ज्यादा एक इम्पोर्टेंट साइन या सिम्टम नहीं माना जा रहा है। जी। लेकिन अगर मैं मानूं तो खांसी हो रहा है और उसके साथ में मान लीजिए उनको बुखार आता है, जी। ठीक है, तब उनको जो है थोड़ा सा सतर्कता लेनी चाहिए। सबसे पहले तो वो घर में अपने आप को आइसोलेट करे। सबसे पहले वो कि घर में भी अपने बाकी लोगों से ना मिले, वो अपने एक रूम में आइसोलेट हो जाए अपने आप और ऑब्जर्व करें कि प्रोग्रेशन कैसा है। अगर 2 3 दिन में अगर राहत नहीं पहुंच रहा है या चीज बढ़ रहा है, तो उनको चाहिए कि वो हॉस्पिटल में जाके अपना चेकअप कराए। दूसरा चीज जो आपने कहा कि क्लाइमेट के वजह से हो किसी को बुखार आ रहा होगा, किसी को सर्दी हो रही होगी, तो ये नॉर्मल सी बात है। इसमें कोई वो नहीं है। ये डेफिनेटली सीजनल चेंज में हो सकता है। लेकिन इसको ऑब्जर्व करने का यही तरीका है, आपको देखना है कि आपको बुखार आ रहा है कि नहीं खांसी के साथ में। तो अगर आपको खांसी के साथ बुखार भी आ रहा है और ये 2 4 दिनों में ये कम नहीं हो रहा है, उल्टा बढ़ रहा हो, तो उनको चाहिए कि वो अपने डॉक्टर से जाके परामर्श करें। और जी। कोरोना है कि नहीं है, ये पता करने के लिए तो 100% टेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी। बिना टेस्ट किए तो कोई श्योर शॉट नहीं बता पाएगा कि उनको कोरोना है कि नहीं है। ऐसा बहुत सारा केस अभी आया है जिनको हम लोग सस्पेक्ट कैटेगरी में रखे हैं सिम्टम्स के वजह से, बाद में उनको छोड़ दिया गया नेगेटिव बोल करके। जी। ऐसा बहुत सारे हुए हैं। जी। तो ये कोई डरने की बात नहीं है। और मैं समाज में ये बात भी जानना चाहिए कि किसी के प्रति डिफरेंसेस ना क्रिएट करें। हाँ, और जिनको ये हो रहा है उनको भी ये चाहिए
कि वो खुद भी थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर में ले, जिम्मेदारी लें, अपने परिवार वालों के लिए भी लें, अपने जो मोहल्ले और अपने एरिया के लोग हैं उनके लिए भी थोड़ा सा वो सतर्कता लें। जी सर, खान पान कितना मायने रखता है, क्योंकि इसमें देखा जा रहा है कि इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग होना ज्यादा जरूरी है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। बिल्कुल। तो खान पान कितना मायने रखता है, और अपनी इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए लोगों को ज्यादा क्या खाना चाहिए ऐसे समय में? देखिए, इम्यून सिस्टम डेफिनेटली मायने रखता है, लेकिन मैं एक बात आपको और कहना चाहूंगा, इम्यून सिस्टम रातों रात ना तो बेहतर होता है ना तो बिगड़ता है। ठीक है, इम्यून सिस्टम एक कांस्टेंट प्रोसेस है जो हमारे लाइफस्टाइल से जुड़ा होता है, या कोई दवा ऐसी नहीं है जिससे आपका इम्यून सिस्टम रातों रात बेहतर हो जाता है। तो अब इम्यून सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो जनरली हमें देखा गया है कि आप फ्रेश खाना खाइए, जो खाना आप खाइए जिसमें फोटो न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा है, फ्री रेडिकल्स आपके बॉडी में कम हो, ऐसा खाना आप खाइए। जैसे हरी सब्जियां आप खा सकते हैं, ठीक है, तो ये सब चीजें आपके बॉडी में जो है फ्री रेडिकल्स को कम करता है। आप कॉम्प्लेक्स फूड ना खाएं, कॉम्प्लेक्स फूड से बॉडी में थोड़ा सा गर्मी के समय में पानी आप बना के रखिए, बॉडी में हाइड्रेशन पूरी होनी चाहिए बॉडी की। तो ये सब तो बेसिक चीजें हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बताऊंगा इसको लेकर के, मन में डिप्रेशन ना आने दें। देखिए, अगर किसी को डिप्रेशन आता है तो इम्यून सिस्टम आपकी गिरती है। तो अभी ये लॉकडाउन चल रहा है, सब घरों में बंद है, अपने काम काज से दूर हैं, कई लोगों का कमाई का सोर्स बंद है, रोजी रोटी पे भी बहुत लोगों का मुश्किल है, 2 टाइम का खाना किसी तरह से मिल जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं मानसिक तौर पे लोग काफी ज्यादा डिस्ट्रेस्ड हैं, काफी ज्यादा टेंशन में हैं। तो इस दौरान इस डिप्रेशन को कंट्रोल में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो डिप्रेशन को कंट्रोल में रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने समय के साथ आप चले, आप अपने जो भी ईश्वर भगवान जिनमें आप विश्वास, अल्लाह जिसमें आप विश्वास रखते हैं, आप उनमें विश्वास रखिए, अपना स्पिरिचुअल तरफ ध्यान दीजिए, बॉडी को एक्सरसाइज कराइए, घर में कुछ भी एक्टिविटी कीजिए, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताइए। टीवी में न्यूज आ रहे हैं, न्यूज कोरोना न्यूज छोड़कर की बहुत सारा एंटरटेनमेंट की चीज है जिससे आप खुश रह सकते हैं, आप वो देखिए। इंफॉर्मेशन डेफिनेटली रखिए, इंफॉर्मेशन भी बहुत जरूरी है, लेकिन बहुत ज्यादा इधर उधर मत देखिए जिससे आपके दिमाग में जो है और ज्यादा लोड पड़े। क्योंकि ये जो प्रोसेस में हम लोग घुसे हैं, इस प्रोसेस से निकलने में अभी कुछ महीना लगेगा, ये रातों रात ठीक नहीं हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट, देखिए, ये इम्यूनिटी वाला जो आपने इशू बताया है, इसमें मैं बताऊंगा कि आपने अपना डिप्रेशन को कंट्रोल में रखना सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी। बॉडी में जब डिप्रेशन बढ़ती है तो आपका इम्यूनिटी तुरंत गिरता है। बॉडी जितना खुश रहता है आप उतना आपका इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली स्ट्रांग रहता है। ठीक है, तो ये मैं कहना चाहूंगा। जी डॉक्टर साहब, ये आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत लंबे समय से लॉकडाउन में घर पर हैं। तो मैं भी अपने दर्शकों से यही कहना चाहूंगा कि अपने परिवार के साथ रहिए, जितना हद तक हो सके क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया। अजय जी, मैं आपके पास आता हूं, मैं चाहता हूं कि आप झारखंड का अपडेट दें, और उसके बाद फिर मैं मुंबई पर आता हूं, मुंबई की अपडेट्स आपको देता हूं। अजय। डॉक्टर साहब, इसके अलावा मैं झारखंड का अपडेट आपको बता दूं कि कुछ घंटों पहले हमारे झारखंड में एक और नया केस आज ही आया है। तो ऐसे लेके अभी तक हमारा जो शाम तक का अपडेट था 1 घंटे पहले की, तो वो 33 हुई है। तो बहुत ज्यादा नहीं है। जहाँ हमारे झारखंड के 5 या 6 जिले ही है जो अभी तक इफेक्टेड है, बाद बाकी हमारा सारा जिला सुरक्षित है। ऐसे में डॉक्टर साहब, आपसे एक और हमारे दर्शकों को मैं आपके माध्यम से ये करना चाहता था कि क्या कुछ गाइडलाइन या क्या कुछ उन लोगों के लिए आपका संदेश रहेगा इस विकट परिस्थिति में, इस कोरोना महामारी से लड़ने में? देखिए, सबसे पहला चीज है, ज्यादातर जो इंफॉर्मेशन या ज्यादातर जो गाइडलाइंस सरकार ने हमारे लिए सेट किया है, उसको सबको एकदम नियम तरह से उसे मानना चाहिए। मेरा ये सबसे पहला मैसेज है लोगों को कि जो भी सरकार आपको कहती है आप उसको मानिए, प्रशासन का साथ दीजिए, क्योंकि प्रशासन इसके लिए इसमें लगी हुई है पूरी तरह से।
130 करोड़ आबादी को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। तो पूरा का पूरा देश का जो है पुलिस या असिस्टिंग स्टाफ, जो भी सर्विस स्टाफ है, पुलिस है, सब कोई लगे हुए हैं, डॉक्टर्स लगे हुए हैं। तो उनका सबसे पहले आप सपोर्ट कीजिए। वो जैसा कर रहे हैं उनके काम में बाधा ना करिए। आप अगर नियम नहीं मानते हैं तो वही उनके काम में सबसे बड़ा विघ्न है। तो उनका नियम को आप सबसे पहले मानिए। दूसरा चीज है, जैसे केसेस डिटेक्ट हुए हैं, आपने कहा कि कुछ जिलों में केसेस डिटेक्ट हुए हैं, बाकी सब जिले जो है अभी तक फ्री है। तो जो सब जिले में ये चीज डिटेक्ट हुआ है तो सरकार उन सब जिलों को, कई जगह को हॉटस्पॉट करके वो डिटेक्ट कर रही है। तो वो हॉटस्पॉट में मेरे ख्याल से काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस रहेगा मूवमेंट का। बाकी जगहों में शायद थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो, लेकिन रिलैक्सेशन का मतलब ये नहीं है कि हम आम तौर पे रिएक्ट करना शुरू कर दें। पहले जैसे गाड़ी में 3 आदमी बैठ के जाते थे, कार में 6 आदमी बैठ के जाते थे, ऑटो में 15 आदमी बैठ के जाते थे, बस में पता नहीं 60-70 लोग जहां से लटक के झूल के जाते थे। तो वैसा नहीं करना है। आपको सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखना है। जब तक सरकार आपको पूरी तरह से इस महामारी से बाहर आ गए का जब तक वो मैसेज नहीं जारी करती है, तब तक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ये है कि आप कम से कम अपने बगल वाले इंसान से 1 मीटर का दूरी बनाए रखें। कम से कम 1 मीटर, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कोई भी पब्लिक प्लेसेस में जा रहे हैं तो वही सारी चीजें हैं। आपको मास्क पहनना है, आपको कोई भी चीज को छूने से बचना है। घर आते हैं वापस तो आप जो भी कपड़ा पहने हैं उसको तुरंत आप धोने के लिए दे दीजिए, उसको कहीं भी मत रखिए, खुद नहाइए और उसके बाद में आप घर के दूसरे कामों में आप जुटिए। तो ये सब बेसिक चीजें तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार ये घोषणा नहीं करती है कि हम लोग इस महामारी से बाहर आ गए हैं। हम लोग एक एक्टिव पीरियड से में भी बाहर आए होंगे, लेकिन पूरी तरह से हम लोग इससे बाहर नहीं है। ये चीज है। सौरभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमको लग रहा है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से हमारे जितने भी देखने वाले दर्शक हैं उन लोगों को कोरोना से संबंधित मन में जो भी संकोच या जो भी समाधान मिलना था वो हमारे वीडियो के माध्यम से उन लोगों को मिल जाएगा। अंत में कोई और संदेश आप देना चाहेंगे या राजेश जी आपका कोई और सवाल? हाँ जी, मैं डॉक्टर साहब आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं दरअसल मुंबई का अपडेट आपको देना चाहता हूँ, महाराष्ट्र का अपडेट देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में हूँ। महाराष्ट्र में इस समय सबसे ज्यादा संक्रमित लोग पाए गए हैं, जिसमें पूरे महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो 3,323 का जो आंकड़ा है वो पहुंच गया है, जिसमें रिकवर की जो संख्या है वो 331 है। और अभी तक पूरे महाराष्ट्र में 201 लोगों की मौत हो चुके हैं। अब मैं मुंबई पर आता हूं। मुंबई में अकेले 2000 का आंकड़ा पार हो चुका है अब तक, मुंबई की मैं बात कर रहा हूं। और सबसे ज्यादा जो सरकार भी गंभीर है, चिंतित है, धारावी जो एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है, जिसमें अभी तक 101 लोग पाए गए हैं पॉजिटिव, जिसमें 10 लोगों की मौत हो चुकी है और अभी नए 15 केसेस सामने आए हैं। अजय जी, मैं एक बात बताना चाहता हूं, क्योंकि दूसरे स्टेट में जो ग्रोथ हो रहा है या संक्रमित का संख्या बढ़ रहा है, उसकी अपेक्षा यहाँ बहुत ज्यादा है। उसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह है, अगर हम जनसंख्या के घनत्व की बात करें प्रति किलोमीटर, यहाँ बहुत ज्यादा है। इस वजह से यहाँ संक्रमित की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। सरकार भी इसको लेकर सख्त कदम उठा रही है आए दिन। तो ये है महाराष्ट्र की बात। डॉक्टर साहब, एक मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे कि क्या सोशल डिस्टेंस के अलावा और दूसरा कोई उपचार नहीं है इस वक्त? देखिए, ये बात तो सही है। सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा अभी दूसरा कोई उपचार नहीं है। उसका मैंने आपको पहले ही कहा इसमें कि अभी हमारे पास में इस डिजीज का ट्रीटमेंट का कोई डेफिनेटिव थेरेपी अभी तक आया नहीं है। हम जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, पैलिएटिव ट्रीटमेंट है। सिम्टोमेटिक और पैलिएटिव का मतलब जो तकलीफ है उसको कम करने का ट्रीटमेंट, और जैसा जैसा सिम्टम्स आ रहा है पेशेंट को उस तरह का उसको उस रिलेटेड चीज का ट्रीटमेंट हम लोग कर रहे हैं। प्लस इस डिजीज के अगेंस्ट में हमारे पास कोई वैक्सीन अभी नहीं है। तो जब तक हमारे पास में वैक्सीन नहीं तैयार होगा तब तक इसका 100% श्योरिटी से कोई इलाज
नहीं हो सकता। जैसे आप लोग को मालूम होगा बहुत सारी डिजीज है जो इरेडिकेट हो गई है, जैसे उदाहरण के तौर पे स्मॉल पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हो गई है, हमें बचपन में टीका लग जाता है तो हमें कोई खतरा नहीं उस डिजीज से। तो इसी तरह से जब तक इसका टीका तैयार नहीं होगा, इसका वैक्सीन तैयार नहीं होगा, तब तक कोई चीज नहीं है। और इसका जो मैंने आपको बताया, देखिए मैं आपको इसका एक दूसरा एग्जांपल देता हूं। जैसे HIV हुआ या हेपेटाइटिस बी हुई, जो हम जानते हैं कि भाई ये निडल से ब्लड में, किसी का इस यूज किया हुआ निडल अगर हम यूज करते हैं वो हमारे ब्लड में चला जाए तो हमको ये चीज हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिस्पोजेबल निडल यूज करते हैं, हम लोग दोबारा यूज किया निडल यूज ही नहीं करते, या दोबारा यूज किया हुआ कोई भी चीज हम लोग यूज नहीं करते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, ये डिजीज का फैलाव तो पूरी तरह से रुक गया। एक HIV पेशेंट अगर दूसरा नॉर्मल पेशेंट के बगल में बैठा हो तो उसको HIV नहीं हो जाएगा, ये कांटेक्ट से नहीं फैलता है, यहाँ की बात करने से फैलता है। तो ये इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन बिल्कुल अलग है। लेकिन ये कोविड-19 जो है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन तो बड़ा भयानक है। आप अगर सांस ले रहे हैं तो आप अगर पॉजिटिव हैं तो आपके सांस से निकला हुआ वायरस बगल वाले के पास जा सकता है। आप बात कर रहे हैं नॉर्मल, वो वायरस बगल वाले को इन्फेक्ट कर सकता है। तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है बड़ा भयानक किस्म का मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, इसीलिए ज्यादा खतरनाक हो जा रहा है। और इसीलिए आप दूरी बना के रखिए। एकमात्र उपाय है, आप कितना दूर रहेंगे लोगों से तो आपको जो है इसका होने का चांस जो है घट जाएगा। सरफेस कंटेमिनेशन, आप कोई भी जगह को अनायास छूते हैं, छू करके आप मुंह में हाथ लगा लिए गलती से, ठीक है, तो अब कोई चीज को कभी छुए उसके बाद जाके आप खाना खा लिए उसी हाथ से बिना धोए, तो ये चीज आपको हो सकता है। तो इसीलिए इसमें सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जितना दूरी बना के रखिएगा आप सेफ रहेंगे, सीधी सी बात है। दूसरा चीज है, आपको पर्सनल हाइजीन बहुत ज्यादा मेंटेन करना है। पर्सनल हाइजीन का मतलब आपको बार बार हाथ धोते रहना है साबुन पानी से। सिंपल साबुन पानी से पहले आप हाथ को अच्छे से धोइए। और अगर आप हैंड सैनिटाइजर यूज करते हैं तो अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल करने का कोशिश करें, ताकि उससे जो है आपका हाथ सुरक्षित रहे। और बार बार आपको हाथ धोना है, क्योंकि आपको पता नहीं आप कब कहाँ क्या छुए हैं। इसीलिए कुछ देर के बाद आपको, अगर आप घर में हैं तो ठीक है, लेकिन आप बाहर जा रहे हैं और आ रहे हैं तो आपको बार बार हाथ धोते रहना है और हाथ को अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से पोंछना है, ताकि आप प्रोटेक्टेड रहें। प्लस अगर आप बाहर जाते हैं तो जो कपड़ा पहन के आप बाहर गए हैं, आते साथ सबसे पहला काम है आपको उसको धोने के लिए दे दें, और तुरंत आप पहले साबुन पानी से अच्छे से नहा लें। सर को धोना जरूर ना भूले, सर में शैम्पू लगा के सर को भी धोना पड़ेगा आपको। तो सर धोना, क्योंकि सर में अगर आप मान लीजिए सिर्फ आप बात ले रहे हो और सर को छोड़ दे रहे तो वहां भी तो वायरस गया होगा, किसको पता है। तो उसको भी आपको साबुन से धोना है, नहाना है, फिर आपको जो है घर के अंदर में बाकी चीजों में इन्वॉल्व होना है। तो पर्सनल हाइजीन एंड सोशल डिस्टेंसिंग सबसे इम्पोर्टेंट, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो दो चीजें हैं ये करना है, इसी से सबसे ज्यादा बचेगा। देखिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अभी अजय जी ने कुछ देर पहले कहा कि कुछ स्टेट्स, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में यहाँ पे डिटेक्ट हुआ है, कुछ डिस्ट्रिक्ट में नहीं डिटेक्ट हुआ है। तो जो डिस्ट्रिक्ट में डिटेक्ट नहीं हुआ है वहां क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि जो कॉन्टेमिनेटेड थे उनसे बाकी लोग कांटेक्ट में ही नहीं आए, इसीलिए यहाँ नहीं फैला। ये लॉकडाउन का कंसेप्ट ही वही है कि जो जहां है वहीं रहें, क्योंकि जहां दो लोग कांटेक्ट में आएंगे, आसपास आएंगे, जिसको है पॉजिटिव वो दूसरे को ये फैला देगा। ये एकदम चेन रिएक्शन के जैसा है। तो ये चेन रिएक्शन को ब्रेक करना ही सोशल डिस्टेंसिंग का सबसे बड़ा जो है मकसद है, चेन रिएक्शन को तोड़ना है, और यही इसका सबसे बड़ा कारगर उपाय है। जी अजय जी। चलिए सौरभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे चैनल के लिए इतना समय दिया, और आपसे जो भी जानकारियां हुई हमारे वीडियो के माध्यम से हमारे दर्शकों को ये बहुत लाभान्वित करेंगे। और हम आपसे पुनः इस विषय में और भी जानकारी लेने के लिए फिर आपसे कनेक्ट करेंगे। आज जुड़ने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद।